बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए, आपका काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। जिनकी बर्थडे है उनको विश करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट पे। इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे 11 बजे ही। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबको बताएं जी, हम सबसे पहले खबरें डिस्कस करते हैं और वो भी मकसद यही होता है कि आपको बताएं कि आपके लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है और सियासी मैदान में क्या हलचल हो रही है। इसके अलावा आपके शहर की हर खबर आपसे हम शेयर करते हैं। तो आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आज की पहली खबर, अस्पतालों की मोशन स्पीड से अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ बंद रोड कॉरिडोर के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। लाहौर पुलिस में डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की नई सीट की मंजूरी, डीआईजी मुंतज़िर मेहदी की तैनाती पर गौर। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून टिकटों की तकसीम का मामला, 30 सूबाई हलकों के लिए नून लीग के मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार। और इसके बाद फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से भी अपडेट करेंगे। तो ये हैं आज की खबरें। इनकी डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा और अली साई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी की बात कर रहे थे, वैसे अब हम स्टूडियो में आते ही और शाहिद सिप्रा साहब कहते हैं आप फील्ड में जाएं तो आपको पता चले बाहर कितनी सर्दी होती है। सिप्रा साहब, यही मौसम है, जनवरी का महीना है, मैं कह रही थी फरवरी में मौसम अच्छा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अपना अपना होता है कि किसी को सर्दी पसंद है, किसी को और मौसम, और किसी को गर्मी। लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 4 मौसम है। बिल्कुल, सारे शदीद हैं। सारे शदीद हैं। गर्मी है तो वो भी 9 महीने शदीद ही रहनी है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर बारिशें होनी है, मानसून है, तो वो भी शदीद ही होना है। ठीक है, ये सारी वैसे भी शदीद हो, लोग भी शदीद ही हैं वैसे। लोड शेडिंग भी शदीद ही होनी है, इसलिए हम सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। वो पानी जब बारिश, शिप्रा साहब बात कर रहे हैं, बारिश होती है, पानी खड़ा होता है तो वो भी शदीद क्योंकि वासा पहले 2-3 बारिशों को तो मैनेज ही नहीं कर पाता। सड़कों पे सुबह से लेकर शाम तक पानी जमा रहता है, तो वो भी शदीद। यानी हंसी किसी हाल से नहीं। तो सिप्रा साहब ने इसलिए सर तो ज्यादा पता है, चूंकि गैस भी वो कवर कर देने, बिजली भी वो कवर कर देने। चलिए अल्लाह ताला का असल में मौसम होता है, मुझे वो सर्दियों के साथ वो वाला उन्स नहीं है जो लोगों को होता है। तो गर्मियां में फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं, गर्मी वाली। हालांकि मेरे से ज्यादा कपड़े सही साहब पहन के हैं जो कह रहे हैं कि सर्दी पसंद है मुझे। चलिए जी, हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। अस्पतालों की मोशन स्पीड से अपग्रेडेशन। और सबसे पहले चलें जी, अस्पताल की बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से काम बड़ी तेजी से हो रहा है और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था ये भी। अगर हम ओवरऑल देखें तो शहर के ऑलमोस्ट जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। पीआईसी में तो इमरजेंसी का इफ्तिताह भी हो गया है। शायद से प्रसाद, देखिए हॉस्पिटल की बात तो हमने बहुत दफ़ा की है कि इमरजेंसीज को अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो पीआईसी है उसकी कंस्ट्रक्शन हम रोज़ाना देखते हैं, वहाँ से गुजर होता है, वो हो रहा है। मरीज़ों को सहूलतें देना ये गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल होता है। और फिर इलाज मुआवजे की सहूलत मिल जाना। आज महंगाई के दौर में गरीब और मुतवस्सित तबका जब हॉस्पिटल्स का रुख करता है तो उनको सिर्फ एक ही होता है, कोशिश होती है कि उनका अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो जाए, फिर मुफ्त अद्वियात मिल जाए। तो इस पर आपकी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके इक़दाम सर फहरिस्त हैं। अब इसके साथ बंद रोड का भी जिक्र है। बंद रोड आपके शहर का दाखिली रास्ता है और हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे, और 2 तरह से है। आप चाहे शादरा वाली साइड से आ जाएं तो फिर भी आपने बंद रोड के साथ लिंक होना है। बाबू साबू से आप मोटरवे से उतरेंगे तो फिर भी आपने बंद रोड पे ही आना है। उसके बाद आप बस स्टैंड, लारी अड्डे की बात करेंगे बदामी बाग की, वहाँ से जितनी ट्रैफिक निकलेगी वो भी बंद रोड का रास्ता इस्तेमाल करती है। उसके बाद बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी आपकी वहाँ है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बंद रोड के अतराफ में छोटी बड़ी इंडस्ट्री, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिला के तो बंद रोड का ओवरऑल हम देखें कि शहर का वो जो नक्शा हमने ठोकर न्याज बेग में खूबसूरत गेट बना दिया। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं कि दाखिली रास्तों को खूबसूरत किया जाए। तो बंद रोड की प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद भी यही है कि हैवी ट्रैफिक के साथ जो वहाँ पे गुंजान आबाद इलाका भी तो है, आपके तो बिल्कुल पास है वो। तो आम जो शहरी हैं जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ गुजरना भी है और उनकी जो ज़राए आमदोरफ्त है या ट्रैफिक के जो मामला है उनको हल करने के लिए ये मनसूबा बनाया गया है। 31 जनवरी मेरे ख्याल में इसकी डेडलाइन उन्होंने दी है और अगर ये पाया तकमील तक 31 जनवरी को जो लगता है कि पहुंच भी जाएगा
तो लोगों बहुत सारे लाखों लोगों को फायदा होगा। लाहौर शहर में रोजाना लाखों की तादाद में गाड़ियां आती हैं, साई साहब के पास डाटा भी शायद होगा, लाखों की तादाद में वापस भी जाती हैं, संभाले नहीं इन जगहों पर। देखे ना, फिर जब आपके शहर का दाखिली रास्ता जो हम मोटरवे से सफर कर रहे होते हैं, आप लोगों ने तो शायद कम करना होता है साई साहब, और हमारा तो सफर होता है महीने में एक दफा तो लाजमी होता है। हम जो मोटरवे पे टाइम बचा के आते हैं और जब टोल प्लाजा गुजार के अगर शहर में ट्रैफिक में फंस जाएं तो फिर घंटा डेढ़ वहां जाया हो जाए तो फिर फायदा नहीं है। वहाँ जो लंबी लाइनें, हाँ, तो मेरे ख्याल में ये रोड्स की बात करना, अंडरपासिस की बात करना, फ्लाईओवर्स की बात करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ हॉस्पिटल्स भी इसमें है कि कितने बेड्स का हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन की जा रही है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम होते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत कर रही है। सिर्फ एक ही मकसद है कि जितना वक्त है लोगों की फलाह और बहबूद के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि उनको आइंदा आने वाले सालों में। और निगरान वज़ीर आला तो ये कह भी रहे हैं कि आखिरी घंटे तक अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे और यकीन माने वो वाकई ऐसा करेंगे। साई साहब नहीं, वो तो देखें कि हमें नज़र आ रहा है, बल्कि लोगों को नज़र आ रहा है। मेरी सुबह एक बड़े आला रैंक के अफसर से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि जिस तरह आपके सीएम साहब ने परफॉर्म किया है, हो सकता है आने वाले कई साल जो है वो इस तरह कोई हमें सीएम जो है वो ना मिले, और लोग इनकी मिसालें देंगे जब तक ये मुल्क रहे, अल्लाह ताला ताक़यामत ये सलामत रहे। तो बात जो हो रही थी हॉस्पिटल्स के हवाले से, नए हॉस्पिटल तो निगरान सेटअप में बनाना मुमकिन नहीं थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने चीज़ों को अपग्रेड किया, तमाम वो कल मैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 100 हॉस्पिटल जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है और 31 जनवरी तक वो सारे के सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। आप देखें पीआईसी जो है वो पूरे पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे आते थे, और सिपरा साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, आपके पास भी डॉक्टर्स आते हैं, लोग आपको भी कहते होंगे कि हमारे लिए सिफारिश करवाते हैं। हम भी अपने जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोगों की। तो कल वो कह रहे थे कि एनजीओ के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम रह गया और वो भी हम पर डे पे लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो वो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले हम वो भी पर डे पे ले आएंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर एक बंदा कर रहा है और हर चीज़ को बड़ा, आप यकीन माने ये वो चीजें हैं जिसके लिए महीनों का टाइम दिया जाता था और एक्चुअली लोग इतना परेशान होते थे, धक्के खाने पड़ते थे। ना वो जो आपका होता है कि अगर किसी का बाईपास होता था तो वो साल का टाइम मिलता था। ऐसे ही है, एनजीओ के लिए लंबी लाइनें लगी होती थी और मुश्किलात रही हैं डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल जहाँ पे 10 बंदों की गुंजाइश है, अगर वहाँ पे 100 बंदों की गुंजाइश हो जाती है, 3-4 माह अगर मुश्किलात भी हैं तो वो लोगों का भला हो रहा है। और अगर सीएम साहब जाते जाते ये तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर जाते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पीआईसी और ये दिल का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा एक और हॉस्पिटल होना चाहिए। कैंसर का तो हॉस्पिटल शौकत खानम के अलावा अनमोल हॉस्पिटल है, लेकिन इन दोनों पे इतना ज़्यादा बर्डन था कि मरीज बहुत ज़्यादा परेशान थे। शायद सिपरा साहब देखें, शौकत खानम तो खैर कैंसर हॉस्पिटल पे उसको कैश भी करते हैं और उसके आप देखें जो रोज़ाना उसके बाद पैसों के हवाले से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं कि फंड रेजिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है, नहीं जहाँ फौरी तौर पे। अच्छा, वहाँ पर तो बारी इतनी देर से शौकत खानम भी इशू वो देखने को ही है, शौकत खानम देखने को ही है। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं, मेरे साथ तो खैर हुआ है, हमारे 1-2 दोस्तों के साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, तो वो बेचारे जब सिफारिशें ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं से अप्रोच करवाने की कोशिश करते हैं, और लोगों का आम तौर पे तासुर ये है कि जर्नलिस्ट को पकड़ लें तो शायद हर जगह पे उसकी सिफारिश चल जाएगी। नहीं जी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो, लेकिन शौकत खानम में ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट सतह पे जैसा मर्जी हॉस्पिटल हो, जिस तरह का हॉस्पिटल हो, थोड़ी हों सहूलतें ज़्यादा हों, लेकिन ये है कि जब आम सारिफ वहाँ जाएगा, आम पब्लिक जाएगी, उसका कुछ ना कुछ इलाज उसको ज़रूर मिल जाएगा। अखराजात उस तरह नहीं होंगे। आज हम जब बात करते हैं कैंसर की, खुदा न खास्ता अगर कोई इससे इफेक्ट है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो वो सबसे पहले उसका क्या, उसकी पूरी फैमिली पे, एक तो उस बीमारी का जो होता है असर पेशेंट पे, वो तो अपनी जगह पे, उसके बाद जो उसके लाखों के अखराजात हैं, और फिर ये वीकली होते हैं, मंथली नहीं है, वीकली जब उस पे होते हैं, जब उसको सोचा जाता है तो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं उनके लिए बड़े मसाइल इससे जन्म लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सतह पे ये शायद 5 हॉस्पिटल थे जो सीएम साहब ने पिछले दिनों हमने शायद डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे वो बना रहे हैं, मेयो जिना इधर उधर, तो ये अब मनावा का भी है। अगर जनवरी में ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं, जहां हम हार्ट की बात करते हैं ना, दिल की बात कर रहे थे, आम बाकी बीमारियों की बात कर रहे थे, वहाँ कैंसर के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का इलाज मुआवजा आपको मिलना शुरू हो जाएगा,
तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी। और देखें, ये दुआएं होती हैं कि आम शहरी जब किसी हॉस्पिटल में जाए, उसको ऐसे तरीके से कोई डॉक्टर ट्रीट कर ले या उसको अद्वियात मिल जाएं, तो ये बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में अब तो सारे जो मंसूबे हैं वो जनवरी में उसकी डेडलाइन आ रही है, कोई 31 की आ रही है, कोई 25 की आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माजी में भी यही हुआ है कि 1 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में, 2 महीने में, कुछ दिनों में और इसको ये मुकम्मल बहुत किया बड़े जाए। प्रोजेक्ट है, इतने टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मल कर लेना भी सही साहब इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 31 जनवरी तक मेरा ख्याल है मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कंप्लीट किस तरह होते हैं कि बार बार वो जाके खुद फॉलो बार खुद जाके फॉलो करते हैं। आप देखें, कभी वो रिंग रोड पे जा रहे हैं, कभी वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट शुरू करवाया उस पर बाकायदा टीम्स बनाई हुई हैं जो जाके विजिट्स करती हैं और बाकायदा उस पर रिपोर्ट ली जा रही है। तो फ़ायदा तो पब्लिक है, पब्लिक को अल्लाह करे ये जिस तरह फैसिलिटेट निगरान गवर्नमेंट कर रही है, निगरान सेटअप कर रहा है, इसी तरह आने वाली गवर्नमेंट जो है वो भी इसी तरह प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे। आप देखें ना, अगर बाकी कोई भी मंसूबा जो निगरान सेटअप 2 माह में मुकम्मल कर रहा है, तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी 2 माह में मुकम्मल करना चाहिए। वहाँ पे जाके 2-2 साल वो मंसूबे पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे आपको एक तो ब्यूरोक्रेसी तंग करती है, दूसरा कमीशन, तीसरा वो जो मुतलका हल्के का सियासतदान एमपी या मिनिस्टर होता है। तो इस टेन्योर में वाज़ेह हो गई है कि नामुमकिन कुछ नहीं है। नामुमकिन है आप कुछ काम करना चाहे, हमारे पास वो हीले बहाने सुनते हैं ना, फंड्स नहीं है, नहीं ना, फंड्स भी होते हैं, फाइल पड़ी रही, साइन नहीं हुए, उसमें होता नहीं, उसमें होता ये है कि ठेकेदार आपका अपना नहीं है। अगर ठेकेदार अपना नहीं है तो फिर कमीशन पे रौला पड़ जाता है। अगर ठेकेदार अपना आ गया तो फिर नीचे वाले जो अफसरशाही है वो फाइलों में हीले बहाने करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ सियासतदान क्यों खा रहा है, हम क्यों नहीं खा रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे मंसूबे भी मौजूदा सीएम साहब ने मुकम्मल, जो पिछली गवर्नमेंट्स के ज़ेर इल्तवा थे और वो दिनों में मुकम्मल हुए। और अब ये जो रिंग रोड का मंसूबा है ये हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है परवेज़ लाई साहब के पहले दौर में ये हुआ था, और इसमें जो 8 किलोमीटर या बाकी रहता था वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश भी की लेकिन नहीं बनाया। तो ये अगर 5-6 माह में मुकम्मल हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मौजूदा सीएम साहब के मुंह से मैंने भी बात सुनी है, सिपरा साहब ने बात सुनी थी। हमें याद है कि सीएम साहब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म जब थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि आपने इसको 10 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करना है, 1 साल के अंदर अंदर। तो सीएम साहब कहते हैं कि मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी आपको ये 3-4 माह में मुकम्मल करके दिखाएंगे। तो ये मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। जब आपकी लगन हो, आपका फोकस हो कि आपने पब्लिक के लिए कुछ करना है, तो आप सारा कुछ कर लेते हैं। आपको अपना सिर्फ ये है कि आपको फोकस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप वज़ीर आला बन जाएंगे तो फिर कोई काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम करेंगे तो आपका हर काम। देखिए इशू कहाँ पे आता है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, तो उसकी एक ही वजह है ना कि आप बंद कमरे में हीटर लगा के आपने उस पे वीडियो लिंक पे या फिर आपने प्रेजेंटेशन नहीं लेनी। आपने वो पकड़ के लेजर लाइट के साथ वो नहीं लेना कि ये बताएं जी ये इतना हो गया। नहीं, कल एक अफसर मेरे साथ बैठे थे, मौके पे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितनी कंस्ट्रक्शन होगी है, कितना काम होगा। संडे की शाम को बैठे थे एक अफसर, बड़ी सर्दी थी, तो वो कह रहे थे कि आपके जो, वो हमें यही कहते हैं आपके सीएम, वो कह रहे थे आपके सीएम को पता नहीं सर्दी नहीं लगती। मैंने कहा जी क्या हुआ, कहते हैं एक ही स्वेटर पहना होता है तो शायद नीचे वार्मर ना पहना हो। मैंने कहा सर वो चलते फिरते रहते हैं तो वैसे ही गर्मी रहती है। तो आप फील्ड वर्क करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और उसके रिजल्ट भी आपको फिर इसी तरह मिलेंगे, जैसे एक के बाद एक प्रोजेक्ट आपको मुकम्मल होता नजर आ रहा है। और जनवरी का महीना इंशाल्लाह वो डेडलाइन है जिसमें बहुत सारे काम मजीद भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अस्पतालों के हवाले से काम होना बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो ज़रूर चाह रही हूँ कि एक शो हम ऐसा करें कि लोगों का फीडबैक ले, खासतौर पर अस्पतालों के हवाले से। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोगों की दुआएँ भी इसके साथ आपको मिलती हैं। सो हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ हमारे साथ। खुश आमदीद आपको कहेंगे। अगली खबर है जी, लाहौर पुलिस में डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की नई सीट की मंजूरी दी गई है। लाहौर पुलिस में डीआईजीज की 5 सीटें होंगी। सीसीपीओ की कमांड में ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अब डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे। ये जो काम करेंगे उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सही साहब ना बड़े तल्ख नहीं, मैं तो हकीकत जान रही हूं, इतनी सारी 5 सीटें हैं। इन लाहौर पुलिस से लगता है आपकी कोई दुश्मनी है? मेरी बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं। मैं ये नई सीट जो है वो ये क्रिएट करवाई गई है, ये काफ़ी अरसे से चल रही थी और ये समरी भी आईजी पंजाब की जानब से भिजवाई गई, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया। अब इलेक्शन कमीशन को नाम भी भेज दिया गया है। मुंतज़र मेहदी साहब लाहौर में CTO रहे हैं,
बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं, और जैसी अप्रूवल होगी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी तो पब्लिक को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीट है, इससे तो काम क्या होता है मुझे बता दें। ये एडमिन के काम सारे, जो एसएसपी एडमिन कर रहा था वो डीआईजी के पास चले जाएंगे। डीआईजी सीटें जो हैं वो लाहौर में बढ़ती जा रही हैं। पहले तो ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस का बुनियादी काम था, उसी के नीचे सीआईए काम करती थी। सिक्योरिटी की जो डीआईजी है वो उसको कोई भी नहीं जानता। ऑपरेशंस के जो डीआईजी हैं उनको सारे जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले को भी लोग जानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को कोई नहीं जानता होता था, ना किसी को पता है। सिपरा साहब भी नहीं जानते होंगे, आप भी नहीं जानते होंगे, मेरा चूँकि काम है मुझे पता होगा, कामरान आदिल साहब हैं। तो अब डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया गया पिछले साल कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब को। अब ये डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है। इसमें अहम बात यह है कि पब्लिक को इसका क्या फ़ायदा होगा। पब्लिक को कोई फ़ायदा हो ना हो, अफसरान को फ़ायदा होगा कि 5 डीआईजी जो हैं वो लाहौर में एडजस्ट हो जाएंगे। जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, फिर सीसीपीओ लाहौर की जो कमांड है वो सीसीपीओ पहले एडिशनल आईजी रैंक का अफसर होता है, तो उसके नीचे अगर पहले 2 डीआईजी काम कर रहे थे, 5 डीआईजी काम करेंगे। पब्लिक को उस तरह फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि कल एक मैंने ये खबर जब दी थी तो एक रैंक्स के अफसर यानी जो प्रोविजनल सर्विस के लोग हैं तो उनकी कॉल मुझे आई थी, तो वो कह रहे थे कि सीआईए जो है वो हमसे दूर की गई है। वो कह रहे थे एक दिन आला अफसर की एक मीटिंग थी तो उन्होंने कहा जी कि सीआईए में हमेशा ये होता था कि उमर विरक बड़ा काम कर रहा है, असम कम्बोज बड़ा काम कर रहा है, तो ये रैंक्स के अफसर थे, यानी ये प्रमोटेड थे, पंजाब पुलिस का हिस्सा थे। बाकी ये सारे तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं जो पीएसपी अफसरान हैं। तो कहते हैं कि एक आला अफसर ने मीटिंग में कह दिया कि ये देखें ये हम रैंक से दूर ले गए हैं, अब इस पे भी पीएसपी अफसर का राज होगा। तो ये इस तरह की भी सोच है आला अफसरान की। तो अगर आपके जो बुनियादी लोग हैं, जो 99% लोग हैं, अगर आप उनको अहल ही नहीं समझते काम करने के, तो ये बड़ी ज़्यादती है। रैंक्स नुकसान किसको होगा सही साहब? अल्टीमेटली पब्लिक को आप देखें ना, आपके जो रैंक्स के जो लोग हैं, जो खसूसन इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आते हैं, वो एसएसपी तक जाते हैं, और उसमें वो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जो सीएसएस की भी ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग रह जाते हैं, लेकिन उनका तजर्बा इसलिए ज़्यादा होता है कि वो थाने की सतह पर भी काम करते हैं, फिर वो एसडीपीओ के तौर पर भी काम करते हैं, फिर एसपी भी। उनको थाने की जो सारी कबाहतें हैं उसका भी पता होता है, उसको एसडीपीओ लेवल पे जो सर्कल्स लेवल पे कोताहियाँ होती हैं उनका भी पता होता है, फिर वो एसपी बन जाते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट एएसपी आते हैं तो आप सर्कल से शुरू करते हैं और आपको थाने में जो गंद मच रहा होता है उसका पता नहीं होता। तो इसलिए रैंक के जो अफसरान हैं, मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप देखें इनमें इतनी बड़ी खलीज है पीएसपी और रैंक्स में, आपकी सोच है कि पीएसपी अफसरान बिल्कुल पसंद नहीं करते कि रैंक्स का कोई अफसर ऊपर आ जाए। रैंक्स का कोई अफसर अगर एसएसपी हो जाए और एएसपी जो उनके 2 रैंक नीचे होता है वो भी बिल्कुल नहीं मानता उसको। तो ये मैंने कल्चर देखा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये खराबियां हो रही हैं। मांगते हैं कि हम लोग जो है तो वो है, ये तो आपका कल्चर है, इसकी वजह से काम भी इनका मुतासिर होता है। अभी भी इनमें आपस में अभी भी लड़ाई सिपरा साहब चल रही है। रैंक्स वाले जो कह रहे हैं कि हमें, जो इंस्पेक्टर डायरेक्ट रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने पीएसपी सर्विस नहीं लेनी, हमें सूबाई सर्विस में रख के जिस तरह पीएमएस के लोग प्रमोट होते हैं हमें भी उसी तरह प्रमोशन दी जाए। लेकिन अभी तक उनका वो सिलसिला नहीं हल हो रहा। बहुत सारे जो थे उन्होंने ये पीएसपी सर्विस में शामिल हो गए, तो उसमें जब वो शामिल होते हैं तो वो सबसे जूनियर आ जाते हैं, तो फिर उनकी प्रमोशन। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, एक एसपी है वो आ गया डायरेक्ट, उसको लग गया, उसके बाद नीचे जो डीएसपी है और इंस्पेक्टर जिस तरह सही साहब बात कर रहे हैं, हमेशा जो अगर मैं अपने बात करूं जो महकमे मेरे पास हैं, वहाँ पे अगर एसडीओ काम करना छोड़ देगा ना तो ऊपर चीफ तक जो मर्जी कर लें उसकी नाकिस कारकर्दगी ही जाएगी। एक सब डिवीजन डाउन होना है, उसके बाद डिवीजन डाउन हुई और उसके बाद सर्कल डाउन हुई। इसी तरह सेम जो तरीका है पुलिस का भी यही है। अगर इंस्पेक्टर काम एसएचओ नहीं करेगा या इन्वेस्टिगेशन विंग उस तरीके से काम नहीं करेगा, तो आप मुझे बताएं एक एसपी आके बैठ जाएं और नीचे रैंक के ऑफिसर्स मौजूद हों और वो काम करना ही छोड़ दें, तो अल्टीमेटली नुकसान कौन होगा? जवाब आगे जाके सीसीपीओ या उस ऊपर किसने देना जाके? आपके एसपी ने देना है या एसएसपी ने देना है या डीआईजी जाके देगा? एक और चीज़ देखें, सॉरी मैं सिपरा साहब को इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में अब 36 की बजाय 40 या 42 अजला हैं, तो उसमें जितने डीपीओ लगे हैं उसमें मेरा ख्याल है 4 या 5 रैंक्स के हैं, और उनको हमेशा इस नज़र से देखा जाता है कि ये बहुत बड़े सिफारशी हैं। टोटल कितने हैं सही साहब? टोटल तो अब 36 है ना जी, 36 जिले हैं, तो अब वो परवेज भाई साहब ने 42 की, उसमें 4 हैं।
तो जो 4 हैं उनको ये कहा जाता है आप सिफारशी हैं, हालांकि बाकी सारे भी सिफारशी हैं। लेकिन बाकी सारे भी सिफारशी हैं, बाकी सारे भी सिफारशी हैं, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल ऐसे देखा जाता है कि ये सिफारशी हैं। और वो 36 लोगों की जब मीटिंग हो रही होती है ना, आप उन 4 को देखिएगा सबसे आखिरी वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी जगह पे जब इवेंट होता है तो रैंक्स के किसी अफसर की जरूरत नहीं होती पीएसपी अफसरान के साथ बात करे या वहाँ पे खड़ा हो जाए। वो इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की और वो पूरे अपने इस जो सूबाई सर्विस के लोग हैं उनके लिए खड़े हुए हैं, पंजाब असम्बली तक चीज़ें लेके गए हैं, कोर्ट में गए हुए हैं। तो बाकी सारे भी डरते हैं कि उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ फौरी छोटी छोटी बातों पे एक्शन हो जाएगा। आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि आईजी पंजाब का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एहतसाब होता है, लेकिन मेरा अपना तजर्बा है उसमें आला अफसरान हो सकता है उनकी कोई और राय हो। जो मैंने देखा है किसी भी पीएसपी अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन आती है ना, उसको नंबर ही नहीं लगता, उसको डब्बे में डाल दिया जाता है, रख लिया जाता है। और जो रैंक्स का आता है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर खबर लगाएंगी ये कितना करप्ट अफसर है। यहाँ पे एक खातून अफसर लगी थी किसी ज़माने में, डीपीओ पाकपतन, उनके खिलाफ उस वक्त के एसपी इन्वेस्टिगेशन ने लिख के दिया था कि ये करप्शन कर रही हैं, ये काम नहीं कर रही, ये सारा कुछ कर रही हैं। तो उसने आईजी पंजाब को लिख के दे दिया कि ये अच्छा काम नहीं कर रही। तो उस रैंक्स के अफसर को बुला के कहा गया कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों दी है। उन्होंने कहा ये गलत कर रही हैं, ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है वहाँ पे, तो लोग काम नहीं कर रहे, जो नीचे वाले हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो उस वक्त के आईजी ने कहा था कि अपने जो डीपीओ हैं उसके खिलाफ इस तरह एप्लीकेशन ना दें, अगर आप डीपीओ होंगे तो आपके खिलाफ आप एसपी इन्वेस्टिगेशन दरख्वास्त दें। तो उस अफसर ने कहा कि सर अगर मैं करप्शन करूँगा तो मेरे खिलाफ मेरा एसपी इन्वेस्टिगेशन दे, क्यों ना दे। तो इस तरह रैंक्स के अफसर जो हैं वो अकलियत में हैं और अकलीती समझे जाते हैं तो अक्सरियत में पूरी पंजाब पुलिस में, लेकिन अफसरान में वो अकलियत। लेकिन आपस के मामलात अगर इस तरह से रहेंगे तो वो अल्टीमेटली काम पे कौन ध्यान देगा? तो काम पे उस तरह ध्यान होता ही, काम बेसिकली करना तो रैंक्स नहीं है ना, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक। आप देखें ना फील्ड में तो एसएचओ ही आपको नजर आ रहा होता है, सब इंस्पेक्टर जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगे हुए हैं वो आपको नजर आते हैं। तो अगर ये खलीज ख़त्म हो जाएगी तो पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। जब एक पीएसपी किसी रैंक्स के अफसर को डांटता है तो वो दिल बर्दाश्त होते हैं, वो उस तरह काम ही नहीं करते। वाकई हकीकत यही है। अच्छा जी, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, अगली खबर की तरफ आएंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और आम इंतखाबात की बात होगी जिसके लिए हर सियासी जमात जो है अपना भरपूर जोर भी लगा रही है, तैयारियां भी कर रही है। अच्छा जी, 30 सूबाई हल्कों के लिए नून लीग के मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मियाँ मुश्तबा, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खुर्रम रोहेल, उमर सुहेल भट्ट, मियाँ मरगूब, राना मशहूद, बिलाल यासीन के नाम फाइनल किए गए हैं। इसी तरह समीउल्लाह खान, मलिक रियाज, गजाली सलीम भट्ट, हशमत शाह, इमरान अली, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल खोखर भी पार्टी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ऑलमोस्ट वही तमाम नाम है जो पुराने हैं। जी देखें, इस दफ़ा इलेक्शन जो है ना बड़ा मुश्किल मरहला है। और मैं आपको जब ये सर्वे हम कर रहे थे तो एक बात सुनाता हूँ, तो वो लोगों ने उसको खैर बड़ा एंजॉय भी किया। मेरे साथ जो साथी थे वो खातून थी और वो गई वोट मांगने, तो एक बुजुर्ग खातून आ गई। उनको नहीं था पता कि हम किस तरफ से सर्वे कर रहे हैं, उनको था कि ये कुछ सियासी जमात आई है, अच्छा, और वो सर्वे कर रही है। उन्होंने वैसे गुस्से में शुरू हो गई कि मेरा दरवाज़ा आप स्कूल वाली साइड पे खुलवाएंगे तो मैंने वोट देना है, ये करेंगे तो वोट हमने देना है, हमारे 10-11 वोट हैं। तो मैंने मजाक में कह दिया, मैं कहा माँ जी जन तुम वोट दे रहे हो ना, ए बीबी ने सारे काम कराने। वो ज़्यादा उनका थोड़ा सा हो गया, वो बोलती गई। मैंने उनको कहा, जब वो ठंडी नहीं ना हो रही थी, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा माँ जी बात ये है कि आज इलेक्शन इतना मुश्किल हो गया है, आप कह रही हैं कि मेरा स्कूल वाली साइड पे दरवाज़ा खुलवाएं। मैंने कहा आप कैंडिडेट को कहें कि मेरे घर में 10-11 वोट हैं, वो रेत भी लाएगा, बजरी भी लाएगा और दरवाज़ा भी लाएगा, लगा के दे के जाएगा। वाकई ऐसे मैंने कहा आज हालात ये हो गए हैं कि सियासी जमातों को वोट लेना और आगे से पक्का कर रहे हैं। और देखें, दरवाज़ों पे जाना पहले और होता था माहौल, आज लोग डिमांड करते हैं। मैं मुझसे एक बाबा जी ने कहा पैसे दो भाई वोट दे। हाँ, ये देखें आज लोग डिमांड कर रहे हैं। गली और सीवरेज के मसाइल ये तो आम थे ना, वो आम लोग कहते थे कि ये हमारा मसला हल होना चाहिए और दूसरी तरफ ये होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि आपने कहा पुराने नाम हैं,
तो ये मरूसी सियासत इसी को ही कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल, कि आप नए लोगों को टिकट देने के हक में ही नहीं है। आपने या बेटे को देनी है, या अगर पुराना सियासतदान है तो उसके भतीजे को मिल जाएगी, या उसका कोई करीबी रिश्तेदार होगा उसको मिल जाएगी। जो आपने जिक्र किया है कि हमदा शहबाज उन्होंने लड़ना है, उनको नून लीग से है, बराह रास्त उनकी फैमिली है। मरियम नवाज़ भी लड़ रही हैं, मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान पुराने हैं, उसके बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर भी देख लें। अच्छा, खुरम रोहिल असगर जो हैं रोहिल असगर साहब के बेटे हैं, साबिक MNA के। उसके बाद उमर सुहेल ज़िया भट्ट पहले MNA भी रहे हैं, मियाँ मरगूब भी रहे हैं, राना मशहूद MP रहे हैं, बिलाल यासीन भी MP रहे हैं। इसके साथ समीउल्लाह खान शादरा वाली साइड से हैं, मलिक रियाज भी वहीं से, गजाली सलीम भट्ट भी शादरा वाली साइड से। हसमत शाह एक नया नाम मुझे नज़र आ रहा है, इमरान अली भी नया नाम है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक तो पहले से ही MPA थे, फैसल खोखर सैफुल मलूक खोखर के बेटे हैं। अब देखें, अच्छा इस दफ़ा सियासी जमातों को ना सिर्फ वोट लेना मुश्किल होगा बल्कि कैंडिडेट की सिलेक्शन भी मुश्किल है। वो इसमें नहीं है कि आपके लोगों ने ज़्यादा जो है कागजात जमा करवा दिए हैं या उनके ज़्यादा दौड़ में शामिल हो गए, वो इसलिए है कि अब मुकाबला है। आपने पीपल्स पार्टी को देखें, गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ लाहौर में थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स की, छोटे छोटे जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, उन्होंने एक माहौल बनाया। उसके साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, जिस तरह के उनके कैंडिडेट्स हैं, जैसे भी कागजात नामजदगी उनके मंजूर हुए वो भी एग्जिस्ट करती है। फिर साथ में नून लीग है। अब नून लीग को ये देखना है कि किस हल्के में कौन सा कैंडिडेट दूसरी जमातों से है और हमारा कौन सा कैंडिडेट मुतहर्रिक है और किसकी तरफ लोग रागिब हैं वोट लेने के लिए, और कौन अपना इलेक्शन बेहतर तरीके से लड़ सकता है। देखें, जीतना मकसद है इस दफ़ा ये नहीं कि किसी जगह पे हम हार भी गए तो उस साइड से हम जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी है, सिपरा साहब जो बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स की जो फहरिस्तें हैं ये तो फाइनल हो गई नून लीग की। फ़र्ज़ करें अगर जो IPP के साथ आपके मामले हैं, इस वक्त नून लीग का सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है सीट एडजस्टमेंट में। अब बहुत सारी ऐसी सीट, फ़र्ज़ करें अलीम खान के साथ जहाँ पे इनकी सीट देना पड़ती है, तो ये जो भी सीट देंगे तो ये तो नून लीग की जीती हुई सीट्स हैं। तो अलीम खान का जो हल्का है तो वो सरदार याद सादक का हल्का है। तो ये भी बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है नून लीग की लीडरशिप के लिए कि वो किस तरह अलीम खान को सीट देंगे और याद सादक को पीछे करेंगे। मुश्किल तो हर फिर जहांगीर तरीन साहब की जो सीट अगर लोधरा में देते हैं वहाँ पे 2-3 सीटें वो मांग रहे हैं। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हर तरफ सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और इस तरह के जुमले के सिर्फ यही आपके काम का बंदा है, दूसरा तो कोई नहीं। अवाम से वादे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। तो दूसरी जानिब वफामत के जादूगर का जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। लीगी और पीटीआई रहनुमा PPP में शामिल। सो ये सिलसिला जो है हर तरफ, वो मैं कह रही हूँ ना, एक दौड़ लगी हुई है बस कि हमने इलेक्शन के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना है। शायद सिपरा साहब देखें करना है, मुफाहमत के बादशाह भी यहीं पे मौजूद हैं, बिलावल साहब फिर जोड़ तोड़ के बादशाह भी उनको जरूर कहा जाता है। जहाँ मुफाहमत है वहीं जोड़ तोड़ भी है, और सियासत में जोड़ तोड़ सियासत का हुस्न हुआ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये होना भी चाहिए। अब जिस तरह सही साहब पहले जिक्र कर रहे थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी होगा, तो इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पे आ रही है लाहौर में और पीपल्स पार्टी का हिस्सा यहाँ से निकलता है तो नून लीग के लिए ये भी टफ टाइम होगा। माजी में तो ये होता रहा ना कि लाहौर नून लीग का और टफ टाइम हो भी सकता है क्योंकि खुद बिलावल साहब अब सीट पे हैं। चले एक हल्का है, और भी अगर इनका कोई कैंडिडेट आ जाए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शन का इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब ठहरती है पंजाब में या बिलखसूस लाहौर में भी, तो फिर नून लीग के लिए वो भी होगा। अब देखें 2018 के इलेक्शन जब PTI को जिस तरह लाया गया और जिस तरह हवा चली, लेकिन उस वक्त भी नून लीग यहाँ से अक्सरियत में जीती थी ना लाहौर में। बिल्कुल ऐसे। और अब चूंकि एक नई पार्टी है और उसके साथ आपने जो ये सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ये भी बड़े मामलात हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो सियासत पसंद है वो तो आपके मफामत के बादशाह की पसंद है। जो देखते आ रहे हैं और वो जादू करके दिखा देते हैं, वाकई जादू करके देखिए जिसने बात नहीं मानी वो कभी भी परवेज लाई साहब जो है वो जेल में तब जब वो PDM बन रही थी तो बड़ी मुलाकातें हो रही थी और बड़ा चीज़ें वाजे भी हो गई। इसके बावजूद मोनस लाई के कहने पे परवेज लाई साहब नहीं आए। तो आज देखें उनके नताइज क्या हैं। लेकिन जिस हल्के से बिलावल साहब आ रहे हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोट हैं, क्योंकि पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ने अच्छे खासे साहब वक्त बहुत कम है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
अच्छा जी, रेट लिस्ट वीकेंड के बाद जब लोग जाते हैं तो शिकायत ये करते हैं कि एवरी वीकेंड सैटरडे संडे को जो लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं मज़ीद महंगी होती हैं। सो आज की रेट लिस्ट क्या है, किस कीमत पर आज सब्जियां मिल रही हैं? अक्सा हमें ओपन मार्केट से ज्वाइन कर रही हैं। ओवर टू यू अक्सा। जी बिल्कुल है ना, रोज़मर्रा की तरह सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। दुकानदार जो हैं रोज़मर्रा की तरह 20 से 50 रुपये बढ़ाकर जैसे सब्जी को फ़रोख्त करते थे, आज भी उस तरह से जो है 50 से 20 रुपये बढ़ाकर जो है सब्जी को फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीमतों के हवाले से बात करें तो जो प्याज की सरकारी कीमत है वो 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी रेट, जबकि इसको ओपन मार्केट में 200 से 250 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 130 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में जो है 150 से 200 रुपए तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत के हवाले से अगर हम बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत 550 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि इसको ओपन मार्केट में 600 से 650 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जाए। अदरक की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 440 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 500 से 550 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ से ये देखने में नजर आ रहा है कि दुकानदार 50 से 60 रुपये बढ़ाकर कहीं कहीं 100 रुपये तक में बढ़ाकर जो है सब्जियाँ फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनमानी दुकानदारों के अरूज पर है, ताहम जब शहरी यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं तो इस हवाले से परेशान भी दिखाई देते हैं, शिकवा भी करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस हवाले से कोई एक्शन लें ताकि वो उसी रेट पर सब्जियाँ खरीद सकें। सो थैंक यू सो मच अक्सा ने हमें बताया जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे। अक्सर घर में सर दर्द हुआ, खांसी महसूस हुई, बुखार महसूस हुआ, या फिर आपका अक्सर आप जब ऑफिस से जाते हैं थकावट महसूस होती है तो आप जी पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम खुद से कर लेते हैं। अच्छा, अपने ऊपर तो करते ही करते हैं, बच्चों के ऊपर भी करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, इनका रोल क्या है और ये किस तरह से असरअंदाज करती हैं, इफ़ेक्टिव कितनी हैं, और अगर इन्हें ओवर द काउंटर इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, पेन किलर्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है। पेन किलर्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जो है हम हर दूसरे बंदे को देख रहे हैं। ये किन किन जो बीमारियां हैं उनको दावत दे सकता है, कौन कौन से इससे नुकसानात हो सकते हैं, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे जी हम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इवन सर दर्द में भी अक्सर हम अपनी हैबिट बना लेते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। बस फलां बंदे ने वो वाली मेडिसिन खाई, उससे बाजू दर्द का उसको फ़र्क पड़ गया तो हमने वो खा ली, सर दर्द का पड़ गया तो वो खा ली। अच्छा, गले में दर्द हो रही है और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, आजकल तो वायरल इन्फेक्शन ये चल रहा है, तो हम देखते हैं कि फलां बंदे को उससे फ़र्क पड़ा है तो हम भी वही दवाई खा लेते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कितनी नुकसानदेह है, कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रिकमेंडेड कितना है, और अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या नुकसान है, इस पर हमने बात करनी है। जी हमारी आज की मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर सारा मुस्तैसिर ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि ये एंटीबायोटिक्स है क्या, इनका रोल क्या होता है? आपने जो कहा ना एंटीबायोटिक्स, ये बेसिकली बहुत से हमारे जरासीम हैं जिनको ये ख़त्म करती हैं, इसलिए हम इनको एंटी मतलब कि उनके अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। और बायोटिक्स मीन्स कि ये जरासीम कुछ अद्वियात हैं और ये काम इस तरह करती हैं कि इनके मुख्तलिफ जरासीम के पार्ट्स होते हैं, उन पर काम करती हैं। कोई सेल वॉल को इनहिबिट करती है, कोई वहाँ पे प्रोटीन्स बनाने के अमल को इनहिबिट करती है, और कुछ उनके अंदर मुख्तलिफ मैसेंजर्स होते हैं उनको इनहिबिट करती है। इसलिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। जो पहली एंटीबायोटिक दरियाफ्त हुई थी वो पेनिसिलिन थी, जो कि कुदरती एक फंगस है, वहाँ से निकाली गई थी। तो इसका मतलब है कि बहुत से जरासीम ऐसे मौजूद हैं जो दूसरे जरासीम को ख़त्म करने की ताकत भी रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन अब इनका फ़ायदा होता है ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का, लेकिन हम अगर खुद ब खुद डॉक्टर की हिदायत के बगैर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसानात इनके क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस। हम देखते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मैं ग्लोबल काम कर रही हूँ, हम पूरी दुनिया में तमाम इन्फेक्शंस पे काम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन ममालिक में ज़्यादा है, और उनमें पाकिस्तान का नंबर भी आता है। फिर हमने लैंसेट में एक पब्लिकेशन की है कि 33 ऐसे जरासीम हैं जो पाकिस्तान में इंतहाई रेजिस्टेंस की वजह है, और इसकी वजह से महंगी तरीन एंटीबायोटिक भी उनको काबू करने में नाकाम है। ये यूँ समझ लीजिए जिस तरह अगर एक गोली से काम होना था, अब आप पूरे का पूरा मिसाइल उसके ऊपर दाग दें
तो फिर कितनी तबाही अंदर होगी। जिस तरह बाहर इमारतों में हमें नज़र आता है कि वो तबाह हो गई, इसी तरह हमारे अंदर भी सेल्स हैं और सेल्स तबाही का शिकार हो जाते हैं और फिर रेजिस्टेंस आती है और महंगी से महंगी एंटीबायोटिक भी काम छोड़ देती है। तो ये चीज़ है कि अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम किन किन इश्यूज़ की सूरत में कर सकते हैं? नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब या आजकल जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, बुखार लोगों को रह रहा है, इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने बड़ी अच्छी बात की। हम बहुत सी वायरसेस के अंदर एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। जिस तरह हमने अभी कोविड में देखा कि हर शख्स ने ही एक ख़ास एंटीबायोटिक, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, सब ने खाई। यहाँ तक कि अगर मैं किसी सेमिनार में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग, जिनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये दवा नहीं जानते, तो एक भी शख्स हाथ नहीं खड़ा करता, सब के सब उसे जानते हैं। मैं फिर पूछती हूँ कि कितने लोगों ने खुद इस्तेमाल किया। 100% लोगों ने ये, इवन जिन लोगों को एक खौफ था ना, जिन लोगों को नहीं भी ज़रूरत थी, वो लोग भी इस्तेमाल करते जा रहे थे घर में बैठे हुए। तो 100% लोग इसका इस्तेमाल या तो कर चुके हैं या उन्होंने किसी न किसी वजह से किया है। अब वो लोगों ने कोविड की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया, हालांकि कोविड की प्रिवेंशन में इसका रोल ही कोई नहीं था और ये बात तो तहकीक से भी साबित हुई। उसका नुकसान क्या हुआ? हमारे पास टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर की में वो बहुत मौसर दवा थी और हम जब रेजिस्टेंस की आखिरी हद पे पहुंच जाते थे तो हम उस दवा का इस्तेमाल करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली टाइफॉइड की जो रेजिस्टेंस है वो उसके खिलाफ भी डेवलप हो गई है और अब हम उस दवा को टाइफॉइड की एक्सट्रीम रेजिस्टेंस केसेस में, जिसे हम XDR टाइफॉइड कहते हैं, उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह अभी आपने एंटीबायोटिक की बात की, तो एक और बड़ी अच्छी चीज़ हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। ऐसे जरासीम हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि आपको इम्यूनिटी देते हैं और अगर आप एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन पेट के अमराज का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेट में वो जरासीम जो कि विटामिन K बना रहे थे, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे थे, वो सब ख़त्म हो गए। प्रोबायोटिक्स का ये काम है कि वो तमाम गुड जर्म्स को अफजाइश करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो हर तरह के जरासीम से लड़ सकें, चाहे वो वायरसेस हों, बैक्टीरिया हो, फंगस हो। तो आपका ये सवाल कि क्या हम वायरसेस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें? ऐसे नहीं है। हर एंटीबायोटिक का एक रोल है जो कि तशख़ीस के बाद ही दिया जाता है। इसी तरह वायरसेस की दवाइयाँ भी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि एसाइक्लोविर है, गेंसिक्लोविर है और बहुत सी और भी मेडिसिन है, वेल्सिक्लोविर है, जो कि वायरसेस के खिलाफ ही काम करती है। इसी तरह एंटी फंगल है, वो फंगस के खिलाफ ही काम करती है। अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या पैरासाइट्स हो, सब में चंद एंटीबायोटिक्स लोग खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर उसका नुकसान क्या होता है, ये भी बता दीजिए। उसका नुकसान नंबर 1, आपके जो अच्छे जर्म जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रहे थे वो ख़त्म हो गए। सेकंड, आप में रेजिस्टेंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाए जब आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी जो आप ऑलरेडी बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वो फिर काम नहीं करेगी, वो अपना काम छोड़ देगी, अपनी अफादियत छोड़ देगी। नंबर 3, सबसे ज़्यादा नुकसान है कि हर चीज़ का कोई जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही मुज़र हो सकता है। कुछ लोगों को हमने देखा उनको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गए, एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ तरह के रैशेज़ आ गए और उनको इवन कोमा की स्टेट में हॉस्पिटल में लाना पड़ा। तो इस तरह के रिएक्शंस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो बग़ैर तशख़ीस के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सही। मुझे ये बता दें, पेन किलर का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है और हम हर किसी को पेन किलर रिकमेंड कर देते हैं। अच्छा, फलां बंदे के बाजू में दर्द है, रात सो नहीं सका, तो आप ये वाली पेन किलर ले लीजिए, मुझे इससे फ़र्क पड़ गया था। ये एक दूसरे से पूछ के, सोशल मीडिया से देख के पेन किलर्स का इस्तेमाल जो है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने आपने इतना प्यारा क्वेश्चन किया, क्योंकि अक्सर ना हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस के ऊपर भी लोगों ने अपने शेयर किए होते हैं कि मुझे ये मर्ज़ है और हर शख्स, चाहे वो डॉक्टर है या नहीं है या उसका मेडिकल से कोई ताल्लुक है या नहीं है, सब ने अपने कमेंट किए होते हैं कि आप ये दवा खा लें, आप ये चीज़ कर लें। एग्जैक्टली, ग्रुप्स बने हुए हैं प्रॉपर बाकायदा। और मुझे अक्सर ये बात सोच के बड़ी तशवीश होती है कि अगर इन शख्स ने ये तमाम हदायत पर अमल कर लिया तो इस तरह का तो कुछ नहीं बचेगा। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो पेन किलर्स है। अक्सर ग्रुप्स के अंदर बहुत से पेन किलर्स, फैंसी पेन किलर्स का नाम दिए होते हैं कि ये खा लें जी, आपकी तमाम हर तरह की दर्द ठीक हो जाएगी। हालांकि पेन किसी न किसी अलामत की वजह है या उसके अंदर मर्ज़ है।
मैं तो कहती हूँ कि जो आपको बुखार हो रहा है या पेन हो रही है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक रेड फ्लैग अल्लाह ताला ने आपके अंदर रेस करवा दिया है और अब आपका जिस्म आपको खुद बता रहा है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। अक्सर ये देखा गया कि ख़वातीन वो कहती हैं जी दर्दें हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं ख़वातीन को दर्दें होती ही रहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अक्सर लोग जो देर तक अपना काम करते हैं, रूटीन में होते हैं, बच्चे स्पेशली वो मुख्तलिफ तरह की दर्द का शिकार हों तो उनका मजाक उड़ा दिया जाता है कि बेटा ये कोई उम्र है दर्द की, तो हम तो देखो इस उम्र में तो हमें दर्द का मालूम ही नहीं था। हालांकि उनके अंदर कोई बीमारी या प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलर डिजीज़ हैं, नर्व्स की डिजीज़ हैं, और वो एक पेन किलर खा के मास्क कर लेते हैं और उस रेड फ्लैग के ऊपर तवज्जो नहीं देते। आप ये यूँ समझ लीजिए जिस तरह आग लगी हो, धुआं उठ रहा हो, अगर आप धुआं देखें तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन आग बुझाने की कोशिश करेंगे, आप धुएं को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह जब पेन हो रही है तो उसकी वजह तलाश करके उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब पेन किलर से हो क्या रहा है? प्रेग्नेंट औरतें इस्तेमाल कर रही हैं और जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर असरात हम देखते हैं। अक्सर हमें लो बर्थ वेट और उनके दिल के अमराज और बाकी अमराज हमें नज़र आ रहे हैं जो कि बेतहाशा पेन किलर इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं। फिर बच्चे अगर पेन किलर्स उनको दे दी जाएँ घर के अंदर तो वो उनकी ग्रोथ मुतासिर होती है और उनके अंदर जो डिज़ीज़ प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम बहुत से मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन लिवर की सोजिश या जिगर की सोजिश के साथ और जिगर और मैदे के अमराज के साथ हमारे सामने आते हैं। ओवरऑल जितनी भी पेन किलर्स हैं ज़्यादातर के साइड इफ़ेक्ट्स लिवर और स्टमक यानी मैदे और आंतों को तबाही करते हैं। अब वो तमाम लोग जो बाद में मैदे के अल्सर और आंतों की सोजिश और अल्सर और जिगर के ऊपर फैटी लिवर और अदर इस तरह के जिगर के अमराज के साथ हमारे पास आते हैं और जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हम लाजमी पूछते हैं कि आपने पेन किलर्स इस्तेमाल की या नहीं, तो हमें 100% यही जवाब मिलता है जी हाँ वो पेन किलर्स तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, आपने कहा कि पेन किलर का इस्तेमाल, अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो भी किसी ना किसी सूरत में पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है इनका इस्तेमाल? हार्ट के मरीज़ों को ना प्रिवेंशन के लिए ऑलरेडी दवा दी जाती है, उसको उन्होंने इस्तेमाल करना है। हम इसे दो तरह की प्रिवेंशन में अगर डिवाइड करें तो बेहतर होगा। एक है कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की लेकिन उनको खुद कभी मसला नहीं हुआ, उनके लिए भी प्रिवेंशन मौजूद है। और कुछ लोग वो हैं जिनको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया, अब वो तो आप समझें कि दे आर सिटिंग ऑन दी वॉल्केनो, वो तो किसी वक्त भी खुदा न खासा दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन है। जो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं वो अगले हार्ट अटैक को रोकने के लिए दी जा रही हैं। इसमें हम 3 बातों पर हमेशा कहते हैं अमल करें। एक उनकी डाइट मॉडिफिकेशन, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 लाइफस्टाइल अपना चेंज करें। इसके साथ अगर दवा इस्तेमाल करेंगे तो दवा की अफादियत कई गुना बढ़ जाएगी और अगर इसके बगैर इस्तेमाल करेंगे तो दवा कुछ भी नहीं कर सकेगी। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी स्लीप का दौरानिया बेहतर करें और अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। और इन विटामिन्स में हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली हमारे ताज़ा फलों सब्जियों के अलावा जो हमारे ड्राई नट्स हैं जिनमें बादाम अखरोट शामिल हैं, इनके अंदर शामिल हैं। और अब तो सीज़न भी है और मेरे ख्याल से यही 3-4 चीज़ें, आप अपनी नींद को बेहतर कर लें, आप स्ट्रेस कम लें और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा आप बगौर देख लें कि आप प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारी ज़िंदगी के मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने वाले हैं जी, आज का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है सर्दियों की सौगात है, जहां पर हम बात करते हैं खुश्क मेवाजात सर्दियों में होते हैं। एक स्पेशल चीज़ जो कि सर्दियों में सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हलवाजात। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे लोग देखते हैं जी स्पेशल पंजीरियाँ बनाते हैं घर में। अब ये पंजीरियाँ जो होती हैं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मेरे ख्याल से वो अच्छी खासी उनमें ग़िज़ाइयत होती है। चीनी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे लोग, लेकिन चीनी का इस्तेमाल कितना करना है ये भी हम आज के शो में आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको आप किस तरह से और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजीरी
प्रॉपर होती क्या है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसमें देसी घी बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, खुश्क मेवाजात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसका फ़ायदा क्या है, नुकसानात क्या हैं, कौन कौन से लोग ये खा सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, क्या उनके लिए ये मौसर है या नहीं, बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, इस्तेमाल इसका कितना रिकमेंडेड है। बहुत सारे लोग पसंद तो करते हैं लेकिन परेशान ये रहते हैं कि वेट ना ज़्यादा हो जाए। सो क्या वाकई ही वेट गेन बहुत तेज़ी से करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। दिन में 2-3 दफ़ा भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए, प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, इस पर बात करेंगे। जोहा सुहेल माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद है। वेलकम। वालेकुम जोहा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहा, सर्दियों की ये चीज़ें सौगात होती हैं। सबसे पहले हम पंजीरी पे बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, और सर्दियों में तो स्पेशली लोग बनाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि जी अगर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ताकत वाली है, सर्दियों में ये वैसे ही सर्दी कम लगने देती है। अफादियत इसकी क्या है, पहले ये बता दें। ठीक है अना, इसकी अफादियत सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में हमारे पास बराबर है। सर्दियों में लोग इसको ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें ये होता है कि हमें बॉडी को गर्म रखना है, वार्म रखना है। सो इसका फ़ायदा ये कि आपको ये लॉन्गर रन में एनर्जी देती रहती है, जैसे जैसे बर्न होती है आपकी बॉडी को गर्म रखती है। और गर्मियों में लोग इसका परहेज़ इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, जिस वजह से बॉडी टेम्परेचर और बढ़ जाता है और गर्मी की शक्ल बढ़ जाती है, तो इसे हम सर्दियों में कंज्यूम करते हैं। अफादियत इसके दोनों सीजन्स में हमारे पास बराबर है। इसी कॉम्पोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे इसमें हम लोग फूल मखाना बहुत ऐड करते हैं। फूल मखाना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं। जैसे भी आप वेट लॉस की बात कर रही थी, वेट लॉस में अक्सर पेशेंट्स को ड्यूरिंग दिस वेट लॉस सेशन उनका वजन कम करने के साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत बढ़ जाता है। तो अगर वो पूरे दिन में इसका 1 टेबल स्पून कंज्यूम कर लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से उनको जो वेट लॉस के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है वो कम हो सकती है। इसका पाउडर बना के भी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किया बिल्कुल, इसका पाउडर बना के भी कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन मैं वेट लॉस के पेशेंट्स को रिकमेंड कर देती हूँ अगर उनकी बॉडी इस तरह की है कि जिसमें हम दे सकते हो। सेकेंडली, इसमें हमारे पास बादाम मौजूद है। अब बादाम के बारे में हम सब जानते हैं ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई मौजूद है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। थर्ड पे इस पर बहुत से लोग काजू ऐड करते हैं। काजू के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम होता है जो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एस्थमा का मसला रहता है, अगर वो भी पंजीरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा इसमें सूजी मौजूद है। सूजी बेसिकली हम लोग हर उस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिसको अगर डायबिटीज़ का मसला है, जिसको अगर दिल से रिलेटेड मसाइल हैं, जिसको अगर डाइजेस्टिव इशूज़ हैं, उन सब के लिए सूजी जो है वो एक अच्छी चीज़ है। उससे उसको कोई नुकसान नहीं है बल्कि उनको फ़ायदा ही है, कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को। अब सवाल आता है कि इसको खाना कितने है और खाना कब है। सेकेंडली, इसमें देसी घी भी एडिड होता है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। देसी घी में हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो बच्चों की नशोनमा के लिए अच्छे हैं। अब आपने इसको कंज्यूम इस तरह से करना है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है और अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ या दिल से रिलेटेड मसाइल भी हैं तो आप कोशिश करें कि इसका 1/2 टेबल स्पून एक दिन में एक दफ़ा कंज्यूम कर लें। बेहतरीन यह है कि नाश्ते के टाइम पे कंज्यूम करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरा दिन कैलोरीज भी देती हैं, एनर्जी भी देती हैं, तो बेहतर है कि उस टाइम पे कंज्यूम करें जिस टाइम पे बॉडी उसको अच्छे से हजम कर ले। अगर आप रात सोने से पहले इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि सोने से पहले अगर आप लेंगे तो आप साथ ही लेट जाएंगे और ये प्रॉपर्ली हजम नहीं हो पाएगा। अगला दिन बहुत भारीपन महसूस रहेगा, आपको थकावट महसूस रहेगी। तो बेहतर ये कि इसको उस टाइम पे कंज्यूम करें जब पूरा दिन आप इसको अच्छे से इसका फ्यूल बर्न करके यूज़ कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट के टाइम पे पंजीरी का अगर आप लोग 1/2 टेबल स्पून लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। सही। अच्छा जी, अब ये बता दीजिएगा, नॉर्मली हमारे यहाँ रिवायत ये है कि आप खाने के बाद पंजीरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको आप एज अ खाने के बाद आपको क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, और उसके बाद चाय भी ले लेते हैं, सो इसका फिर फ़ायदा है या नुकसान है? ठीक है, अगर खाने के फ़ौरन बाद मीठे की क्रेविंग है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खाना भी खाया होगा साथ में ये भी खा लेंगे, बहुत ज़्यादा हेवी डोज हो जाएगी दोनों चीज़ों की, जो आपको हेवीपन की तरफ लेके जाएगा, भारीपन की तरफ लेके जाएगा। 1 चम्मच या 1/2 टेबल स्पून लेते हैं बहुत ठीक है, लेकिन चाय का इस्तेमाल साथ में नहीं करना, क्योंकि चाय जो है उसमें कैफीन मौजूद है जो इसमें पंजीरी में मौजूदा चीज़ों के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि अगर आप पंजीरी खा रहे हैं तो चाय 2 घंटे के वक्फे के बाद लें, उससे पहले आपने चाय नहीं लेनी। ठीक है, तो इस तरह से आपने रखना, इस तरह से आप पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि
कौन से लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते? हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, डायबिटीज़ जिनको है, और हार्ट पेशेंट, क्या वो पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा अना, इस तरह से कि मैं कभी भी किसी पेशेंट को ये नहीं कहती कि आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी, ठीक है? उतना ही वो दिल करता है ना खाने का, उतना ही वो दिल करता है खाने का। तो इसलिए मैं उनको उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी प्रोफाइल पूरी देखती हूँ कि उनका ब्लड शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितनी है, किडनी का मसाइल कोई है कि नहीं, गॉल ब्लैडर ठीक है कि नहीं। अगर तो कोई मसला नहीं आता तो मैं उनको उनकी क्वांटिटी को मुनासिब तरीके से देकर उनको रिकमेंड कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, अगर जैसे आजकल बहुत से लोगों को गॉल ब्लैडर निकल जाता होता है, तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है रिस्ट्रिक्ट करके उनको रिकमेंड करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं इस तरह से नहीं बता सकती कि ये वाला पेशेंट ना खाए, ये वाला पेशेंट खा ले, क्योंकि हर एक की बॉडी प्रोफाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो लोग लें। इत्तेदाल के साथ अगर आप खाएंगे तो आप इसको इंजॉय भी करते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, बच्चों के लिए इसकी अफादियत क्या है? बच्चों को हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करा सकते हैं? बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल है, क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई बच्चों की बॉडी की ग्रोथ के लिए और उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चा एक्टिव होता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। अच्छा, बच्चों में अब ये है कि बच्चे यूजुअली उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनको च्यू करने में इशू करती है। जैसे इसमें किशमिश एडेड होती है, बच्चा उसको च्यू नहीं कर पाता। इसमें फूल मखाने जैसे बच्चा च्यू नहीं कर पाता। तो बच्चों के लिए मैं मदर्स को ये रिकमेंड करूँगी कि इसको प्रॉपरली आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बच्चों को दें, और कोशिश करें कि आप इसको किसी चीज़ में मिक्स करके उनको दे दें। अगर बच्चों को आप स्पेशली एक चम्मच खिलाएंगे ना, बच्चा इसको छोड़ देगा, नहीं खाएगा। अगर आप इसको दूध में मिक्स करके देती हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूध की शेक बना रही है या कोई दही की स्मूदी बना रही है, उसमें मिक्स करके दे दें, ताकि बच्चों को पता ही ना चले उसने क्या चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाई है, क्योंकि हर बच्चा दूध पीता है। तो अगर उसी में हम उसको ब्लेंड करके दे देंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या चीज़ कंज्यूम की है। यानी नॉर्मल अगर आप बच्चे को, आप आजकल तो वार्म मिल्क बिल्कुल होता है, तो उसमें आप फूल मखाने मिक्स करके बच्चे को दे पाउडर में मिक्स कर, पाउडर फॉर्म में, ताकि उसको बिल्कुल पता ना चले कि कोई सॉलिड चीज़ अंदर गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नई महसूस हुई है। तो इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। चलें जी, ये आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर रूटीन का हिस्सा बनाएं। दिन में एक दफ़ा तो आप दे सकते हैं ना? बिल्कुल, बच्चों को आप हाफ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून आराम से दे सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे हलवा जात की अफादियत बता दें। हम गाजर का हलवा, पेठे का हलवा इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, और लोग बहुत शौक से भी खाते हैं। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? फ़वाइद इसके ये हैं, जैसे मैंने बताया कि पंजीरी हम लोग सर्दियों में इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमें पूरा दिन वो कैलोरीज बर्न होती रहती हैं और बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है। अब सर्दियों में हमारा गोल ही होता है कि हमने एक तो बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखना होता है, और दूसरा आपने कभी सुना होगा हाथ पाँव बहुत से लोगों के ठंडे बहुत रहते हैं। वो ठंडे इसलिए से रहते हैं क्योंकि आपकी जो अंदर वेसल्स हैं वो बहुत श्रिंक होने लग जाते हैं सर्दियों में, जिस वजह से खून की सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर नहीं होती है। अब हलवा जात में क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपकी जो खून के शरियान है उसको खोल के रखता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है और हाथ पाँव गर्म महसूस होते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में बहुत ठंडे रहते हैं वो इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब जैसे मैं गाजर के हलवे की बात करूँ, जो पाकिस्तान में बहुत आम खाया जाता है, डिनर के टाइम पर लोगों ने रखा भी होता है। इसकी इफादत ये है कि इसके अंदर जैसे गाजर है, ये एक रूट वेजिटेबल है, ये जड़ वाली सब्जी है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मली गर्म रखती है। तो अगर आप हलवा नहीं भी खा रहे, आप खाली गाजर ही सर्दियों में इस्तेमाल कर लें तो इससे भी आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है और आपको जो हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं वो नहीं महसूस होंगे। इसके अलावा हलवा जात पे जिससे हमारे पास नट्स एडेड होते हैं, जैसे बहुत से लोग इसमें बादाम ऐड करते हैं, काजू ऐड कर लेते हैं, अगेन उसमें विटामिन ई आ जाता है हमारे पास। अब पंजीरी में और हलवा जात में बहुत स्लाइड सा फ़र्क है, कोई बिग नहीं है, लेकिन सिर्फ टेस्ट का फ़र्क है। सो अब हलवा जात में जैसे घी ऐड हो रहा है हमारे पास दूध ऐड हो रहा होता है, चीनी ऐड हो रही होती है, जो सब्ज़ी है, जो भी फल जिसका हलवा बन रहा है वो ऐड होती है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं हमारे पास, जैसे दिल की बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उनकी तरफ मैं जब आऊँ तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें चीनी को ऐड ना करें, आप कोई भी नेचुरल स्वीटनर ऐड कर लें जो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। बहुत से लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करते हैं, लेकिन अगेन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो आजकल एक नेचुरल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो नेचुरल प्लांट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल हलवा जात में लाजमी करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन रात के टाइम हलवे को खाने से परहेज़ करें। वही बात है कि अगर आप रात को खा के सो जाएंगे, आप अगला दिन जो है वो अच्छा सा नहीं गुजार पाएंगे। बिल्कुल, इसका इसका बेहतरीन ये कि आप लंच के बाद इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं, यानी कि जो आपका आफ्टरनून स्नैक है 4 से 6 बजे का जो टाइम है उस टाइम के ऊपर आप हलवा कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, सोने से पहले आप चल फिर सकते हैं, अच्छी खासी वॉक कर लेते हैं, तो वो अच्छा आपकी बॉडी पर असर हो जाता है। थैंक यू सो मच जुहा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब देखेंगे आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में।
कोमल हमें बता रही हैं बाहर का मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो यकमस्ता हवाओं का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के औकात में हम देखते हैं कि जब ओस जो है वो मुख्तलिफ फूलों पर पड़ती है तो इस सुबह के औकात में यूँ महसूस होता है कि जैसे शबनम के कतरे जो हैं वो रंग बिरंगे फूलों से गिर रहे हैं और खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आता है। लाहौर ये जो है वो इस यकमस्ता हवाओं और सर्दी की शिद्दत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। पार्कों की जो रौनक सुबह के औकात में हम देखते थे कि वर्जिश लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज से फ़ायदा उठा रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब उसमें कमी आई है और ये कड़कने वाली सर्दी जो है वो लाहौर शहर के बासियों के खूब जो कड़ाके हैं वो निकलवा रही है। और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में मज़ीद बारिश से मुतल्लिक़ फिर भी कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है और आइंदा 2 से 3 रोज़ शहर लाहौर का मौसम खुश्क रहने वाला है। बादल जो है वो शहर लाहौर का रुख कर सकते हैं लेकिन बारिश जो है वो अभी दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। तो लिहाजा शहर लाहौर के बासी खुश्क सर्दी से जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से बहुत सी वबाएँ जो है वो लाहौर शहर के वासियों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम वाली वबाओं में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए लाहौर ये बहुत ज़्यादा एहतियात करें। लाहौर में सर्दी बेशक चंद महीनों की मेहमान आती है लेकिन लाहौर के वासियों को इसमें भी अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज दिन भर लाहौर शहर में हल्की फुल्की सूरज की किरणें जो है वो लाहौर। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू, आपने हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।